जय हिंद दोस्तों। ये हमारा राजनीतिक व्यवस्था का पहला चैप्टर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ये फाइनल वीडियो है। ठीक है, इसमें हम जितने भी अभी हमने दो चैप्टर जो पढ़ा उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं प्रीवियस एग्जाम में, ठीक है, उनको देखेंगे और कैसे किस बेस पे तैयारी करना है उसको भी इसमें समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार शॉर्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो फिर एडिटिंग वगैरह में भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले पढ़े थे इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ये जो था कंपनी के जो कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में जो ब्रिटिश सरकार का ये पहला कदम उठाया गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता इसमें इस एक्ट के थ्रू मिल गया। ठीक है, साथ ही इसमें क्या हुआ कि जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और जो उसमें जो चार सदस्य भी उनको दिया गया, जो कार्यकारी परिषद, मतलब एक तरीके से चार सदस्यों का कार्यकारी परिषद गठन किया गया। इसमें ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही इसमें मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे उनको अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, एक तरीके से केंद्रीयकरण का जो शुरुआत है वो हम यहाँ से शुरुआत हो गया। ठीक है, क्यों केंद्रीयकरण मैं पहले ही बता चुका था। ठीक है, तो इसमें ये हो गया। उसके बाद से देखिए इसमें 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का भी इसमें स्थापना किया गया। साथ ही इसमें जो कंपनी के जो कर्मचारी थे, ठीक है, उनको जो निजी व्यापार है, भारतीयों से जो उपहार लेना है, रिश्वत लेना, इन सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत इतना आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसको हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जो कंपनी का जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य था उसको ये लोग यहाँ पे इस एक्ट में पृथक कर दिए। ठीक है, साथ ही इसमें निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामला और राजनीतिक मामला के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, द्वैध शासन की व्यवस्था का शुरुआत हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, केंद्रीकरण का शुरुआत, इसमें क्या हुआ, एक तरीके से द्वैध शासन का शुरुआत हो गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है। 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट में जो जो हमारा जो एक तरीके से जो हमारे देश का जो हिस्सा था, है ना, जो क्षेत्र था, उसमें अब क्या किए ब्रिटिश लोग धीरे से कब्जा करना शुरू कर दिए। तो वो जो जिस पे कब्जा करते थे उसको अब क्या कहने लग गया वो लोग, ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र। तो ये किससे संबंधित है, 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट से। ठीक है, अब देखते हैं आगे 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इसमें ब्रिटिश भारत के जो केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम एक तरीके से निर्णायक साबित होता है। वो कैसे होता है उसको देखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए जो बंगाल की गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, इसमें क्या किया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 में। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल केवल बना, यहाँ पे पूरे भारत का गवर्नर जनरल यहाँ पे बना दिया गया। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसमें। और साथ ही इसमें क्या किया गया, इसको नागरिक और सैन्य शक्ति भी इसको इसमें दे दिए गए। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा। ठीक है, साथ ही इसमें क्या किया गया, जो मद्रास और बम्बई है उसके गवर्नरों का जो विधायी शक्ति भी था उसको भी उन्होंने वंचित कर दिया, शक्ति से वंचित कर दिया। ठीक है, इसमें और क्या किया गया, भारत के जो गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका का असीमित शक्ति दे दिया गया। ठीक है, पूरा उसको असीमित शक्ति दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया कि वो अपने हिसाब से गवर्न करे। ठीक है, तो इसको भी देख लिए। अब देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या हुआ
ये देखिए एक तरीके से ये एक अंतिम चार्टर अधिनियम, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, पहली बार गवर्नर जनरल की जो परिषद में, है ना, परिषद का जो विधायी और प्रशासनिक कार्य था उसको अलग कर दिया गया। तो यहाँ से शुरुआत हुआ, इसको अलग किए, ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दिए, ठीक। उसके बाद साथ ही इसमें जो है 1854 में मैकाले समिति की भी नियुक्ति हुई, 1853 का चार्टर अधिनियम। तो इसमें आप ये 3 पॉइंट याद रखेंगे। उसके बाद से देखते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। ये अधिनियम तो वैसे भी फेमस है कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ, ठीक है, उसी उसी के कारण से फिर इसको लाया गया। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं कि जो भारत का जो शासन है उसको अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। साथ ही इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जो भी अधिकार था वो उसको समाप्त कर दिया, और फिर यहाँ से हो गया ब्रिटिश राजशाही का शुरुआत, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल था उसको उस पद को हटा कर क्या वो वायसराय कर दिए, ठीक है। तो भारत में जो ये वायसराय था इसको अब क्या कर दिया गया, ब्रिटिश ताज से डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से उसका प्रतिनिधि बना दिया गया, ठीक है। साथ ही इसमें आपको याद रखना है कि जो लॉर्ड कैनिंग था वो भारत का प्रथम वायसराय था, ठीक है। साथ ही इसमें नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट का समाप्त कर दिया गया, और यहाँ से क्या हुआ, द्वैध प्रणाली समाप्त हो गई। तो ये द्वैध प्रणाली समाप्त कब हुई, 1858 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा। साथ ही इसमें राज्य सचिव का जो पद है उसको भी यहाँ 1858 में सृजन किया गया। अब देखिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। इसमें क्या हुआ, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को यहाँ से शामिल करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है कि वायसराय को शक्ति दिया जाता है कि भारतीयों को अपने परिषद में एक गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें आपको याद रखना है कि जो 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग था उसने 3 भारतीयों को, ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा किया है, 3 भारतीयों को, जैसे इसमें बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे, और सर दिनकर राव को विधान परिषद में इसमें मनोनीत किया, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। साथ ही इसमें क्या किया, मद्रास और बम्बई के जो प्रेसिडेंसी थे जिनका शक्ति छीन लिया गया था उसमें क्या किया, पुनः उसको शक्ति उन लोगों को वापस कर दिया, ठीक है। और यहाँ से फिर से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया यहाँ से शुरुआत कर देते हैं, ठीक। तो 1861 में ये है। साथ ही इसमें जो सबसे मेन आपको याद रखना है कि वायसराय को आपातकाल में बिना किसी काउंसिल से, ठीक है, विचार विमर्श किए अध्यादेश जारी करने का भी शक्ति मिल जाता है, ठीक है। और जिसका अवधि रहता है, अध्यादेश का अवधि इसमें रखते हैं 6 माह के लिए, ठीक है। अब देखते हैं 1892, ठीक है, 1892 का अधिनियम में देखते हैं। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में फिर से जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या इसमें बढ़ाई जाती है, ठीक है। साथ ही इसमें उनको ये भी शक्ति दे दिया जाता है कि वो लोग बजट पे बहस भी कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही कार्यपालिका के जो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी इनको अधिकार दे दिया गया। तो ये इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही इसमें जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद थे उन दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए, ठीक है, एक सीमित रूप से, ठीक है, चुनाव का भी प्रावधान इसमें शुरू करते हैं, ठीक। तो ये आपको इसमें याद रखना है। फिर 1919 का अधिनियम, इसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो मार्ले थे, जो मार्ले है ना, ये एक तरीके से भारत का मतलब इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव थे, ठीक। और जो मिंटो थे वो भारत में वायसराय था। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। साथ ही इसमें पहली बार किसी भारतीय को, ठीक है, इसी 1909 के जो अधिनियम है उसमें याद रखना है आपको कि पहली बार किसी भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की
कार्य परिषद का सदस्य में, है ना, मतलब एक तरीके से सदस्य बनने का इसी में प्रावधान किया गया, और इसी में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो प्रथम भारतीय सदस्य बने जो कि एक विधि सदस्य थे। ठीक है। साथ ही इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये भी इसी में हुआ, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और जो लॉर्ड मिंटो है उसको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। तो ये सारा चीज़ आप 1909 में ध्यान रखेंगे। उसके बाद से आता है भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसमें क्या क्या हुआ, पहली बार, ठीक है, राज्य बजट जो था उसको केंद्रीय बजट से पृथक कर दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको ये भी याद रखना है कि पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था का भी, ठीक है, शुभारंभ किया गया। इसी में लोकसभा और राज्यसभा का गठन का भी प्रावधान किया गया। ठीक, साथ ही इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग करके, है ना, राज्यों और केंद्र, मतलब एक तरीके से राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण यहाँ पे कम कर दिया गया। साथ ही पृथक निर्वाचन का भी इसमें विस्तार किया गया। ठीक है, और साथ ही आपको इसमें यह भी याद रखना है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर कानून बनाने का भी अधिकार दे दिया गया। ठीक है, लेकिन फिर भी, है ना, इनका जो नियंत्रण जो रहेगा वो केंद्रीय नियंत्रण बना रहेगा, एकात्मक जो है वो बना रहेगा। ठीक, तो अब आगे देखते हैं इसी में भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें क्या क्या हुआ देखते हैं। एक तरीके से ये जो अधिनियम था ये पूर्ण उत्तरदायी सरकार गठन करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, इसी में अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। ठीक है, और साथ ही केंद्र और इकाइयों के बीच जो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची होता है उनमें सभी के आधार पर अब क्या हुआ कि शक्तियों का बंटवारा कर दिए। ठीक है, तो ये होता है 1935 में। साथ ही इसमें प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ कर दिया गया। तो प्रांतों में द्वैत शासन जो समाप्त किया गया वो भारत शासन अधिनियम 1935 में। ठीक है, साथ ही इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया और मताधिकार का भी विस्तार किया गया, है ना। और इसी में भारत शासन अधिनियम 1935 में आरबीआई की स्थापना और संघीय न्यायालय की भी स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसमें और ध्यान रखेंगे आप, ये लास्ट ये है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें क्या किया गया, वायसराय का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। ठीक है, और साथ ही ब्रिटेन में जो भारत सचिव होता था, जो उसका वो पद था, उसको भी समाप्त कर दिए। तो इस तरीके से ये हमारा एक बार रिवीजन हो गया। ठीक है, तो आप इतने को सभी टॉपिक को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 के ये अधिनियम, और 1909 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, और 1935 1947। तो इतने को आप बहुत अच्छा एक नोट्स बना सकते हैं। मैं ये सारी चीज़ों को इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से नोट्स बना लें। इसमें बहुत सारा आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो इसलिए नोट्स बनाना ज़रूरी है ताकि आप जब फोकस से समझेंगे, इसको देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। साथ ही अभी आप क्वेश्चन हल कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे शार्प होगा आपको। तो देखिए मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और जितना ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन को इससे आंसर निकालिए। मैं बाद में इसका आंसर बता दूंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अभी केवल ये बताऊंगा इसमें कि इसमें जो कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया। ठीक है, और जो क्वेश्चन है उसको मैं उसका पैटर्न यहाँ से समझेंगे हम लोग कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी।
ठीक है, ये देखिए एसएससी 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो देखिए इसमें ए है भारत सरकार अधिनियम 1833, और बी है भारत सरकार अधिनियम 1835, सी है भारत सरकार अधिनियम 1947, और डी है भारत सरकार अधिनियम 1858। थोड़ा सा भी इसमें अगर ध्यान दिए होंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि जो जो ब्रिटिश जो कंपनी का जो शासन था वो समाप्त हो गया और वहाँ से ब्रिटिश चालू हो गया। तो वो कौन सा सन था? तुरंत आप कमेंट करके बताएंगे, या आप खुद से भी चेक कीजिए कि आपने कितना ध्यान से अभी वीडियो में जो अभी जो हमारा ये जो चैप्टर था उसको आपने कितने अच्छे से समझा। आप खुद एनालाइज कर लीजिए, ठीक है। और इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? अभी हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, ठीक है। आप ध्यान देंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किसमें की गई, ठीक है। ये देखिए यूपीपीसीएस में 1997 में इस तरीके का पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया था। ए चार्टर एक्ट 1833, बी भारत परिषद अधिनियम 1861, सी भारत परिषद अधिनियम 1892, डी भारत परिषद अधिनियम 1909। तो जल्दी से इसका सही आंसर कमेंट कीजिए कि किसमें अध्यादेश जारी करने के लिए वायसराय को शक्ति गवर्नर जनरल को जो शक्ति मिलता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, ठीक है। ये यूपीपीसी में 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ए 1773 ईस्वी में, बी 1771 ईस्वी में, सी 1785 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। तो इसको भी आप, बहुत इजी है, तुरंत आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। आपने अच्छे से समझा है, इसको पढ़ा है तो ठीक है। हम लोग 2 3 4 बार रिवाइज भी किए हैं। देखिए अगला प्रश्न, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, है ना। तो ये आईएएस में पूछा गया था 1992 में। तो देखिए इसमें क्या था, एक पृथक निर्वाचन प्रणाली, बी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, ठीक है, और सी था पूर्ण स्वतंत्रता देना, ठीक है, डी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। तो आप जल्दी से इसमें भी कमेंट कीजिए, है ना। मार्ले मिंटो जो सुधार है, मैं इसको भी बताया था, इसका उद्देश्य भी हम लोग अच्छे से समझे थे, ठीक। तो अब आगे देखते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन। देखिए, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये है आईएएस 1989 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आप जल्दी से सही आंसर दीजिए, ये भी आप अच्छे से पढ़े हुए हैं। ए क्रिप्स मिशन 1942, बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, ठीक है, उसमें किस बात की व्यवस्था की गई थी, यानी कि मेन इसमें से कौन सा बात उसमें कही गई थी, ठीक है। ये यूपीपीएससी से 1996 में है। अभी आप पूरा ध्यान से आप क्वेश्चन को हल कीजिए और पैटर्न को बस आप समझिए, ठीक है। इसका आंसर मैं पूरा पीडीएफ इसको दे दूंगा, इसका पूरा पीडीएफ मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, नोट्स भी बना लेना, साथ ही आंसर भी आप चेक कर लेना। लेकिन अगर आपको आंसर में डाउट हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप 1 2 बार और अच्छे से वीडियो को देखिए और समझिए, ठीक है। ध्यान से फोकस करके फिर आप इसको क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इससे आपका फोकस और बढ़ेगा और अच्छे से तैयारी हो जाएगा, फिर आप दोबारा नहीं भूलेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, ए देखिए द्वैध शासन प्रणाली की बात कही गई थी इसमें, या बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी संघीय व्यवस्था, डी प्रांतीय व्यवस्था। तो ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद से देखते हैं सातवां प्रश्न, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। देखिए ये आईएएस 1987 में पूछा गया। ए राज्यों की स्वायत्तता, बी प्रांतों में दोहरा शासन, सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, डी राज्यपालों के को वीटो शक्ति।
तो इसका भी जल्दी सही आंसर कमेंट कीजिए, या फिर आप खुद से अपना टिक लगा करके चेक कीजिएगा बाद में। उसके बाद से देखिए 8वां प्रश्न, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। यूपी पीसीएस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, डी, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करके उस तरीके से बनाया हूँ कि आपका इसमें सारा टॉपिक भी कवर हो जाएगा। जो लोग भी थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़े होंगे उनको जब क्वेश्चन मिल रहा होगा और दिख रहा होगा एकदम सही आंसर तुरंत पता चल रहा होगा, तो कितना मतलब उत्साह हो रहा होगा ना अंदर में, है ना। तुरंत एनर्जी आ जा रहा होगा, अरे इसका तो मैं जानता हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर ये है, ऐसा करके। तो इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, और पैटर्न भी समझ में आता है। इसलिए मैं इस तरीके से क्वेश्चन रखा हूँ कि आप पढ़ने के बाद एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसा पैटर्न होता है। देखिए 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? ये देखिए यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया था। ए, भारत शासन अधिनियम 1935, बी, भारत शासन अधिनियम 1919, सी, भारत भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1992। तो जल्दी से इसका भी सही आंसर, द्वैत शासन प्रणाली हम लोग इसमें देखे थे, तो इसका भी जल्दी सही आंसर आप बताइए, ठीक है। उसके बाद से देखिए 10वां, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान के द्वारा किया गया था। देखिए एसएससी 2011 में पूछा गया है। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास आप जल्दी से बताइए। ए 1909 में, बी 1919 में, सी 1935 में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, या फिर आप खुद चेक कर लीजिए। उसके बाद से 11वां प्रश्न देखिए, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ठीक है, ये देखिए एसएससी 2008 में ये पूछा गया था। ए 1935 में, बी 1919 में, सी 1904 में, डी 1858 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? देखिए ये आरआरबी 2009, ठीक है, और बीपीएससी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ए, मार्ले मिंटो सुधार 1909, बी, भारत सरकार अधिनियम 1858, सी, भारत परिषद अधिनियम 1861, डी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो इसका भी सही आंसर आप तुरंत बता सकते हैं। उसके बाद 13वां क्वेश्चन देखिए, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? हम लोग इसको बहुत अच्छे से देखे हैं, ठीक है। ए, भारत सरकार अधिनियम 1858, बी, भारत सरकार अधिनियम 1909, सी, भारत सरकार अधिनियम 1919, डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए इसमें क्या आंसर सही हो सकता है। देखिए 14 प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? ठीक है, ये देखिए यूपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ए, संघीय विधानमंडल को, बी, गवर्नर जनरल को, सी, प्रांतीय विधानमंडल को, डी, प्रांतीय राज्यपालों को। तो इसका भी सही आंसर आप देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? देखिए ये एसएससी 2019 में आया था, ठीक है। तो ए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी, भारत शासन अधिनियम 1919, सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, डी, चार्टर एक्ट 1813। तो इस तरीके से आप देखे होंगे जितना भी क्वेश्चन है अपने सभी को पढ़ा हुआ है, ठीक है। और साथ ही आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि कैसा पैटर्न होता है जो क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि हमारा जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इससे कैसे क्वेश्चन बनाया गया होगा, ये आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो इससे अब आगे जब भी तैयारी करेंगे तो आप इस तरीके से बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं।
किस टॉपिक पे कितना फोकस करना है, ये भी आपको यहाँ से ध्यान से समझ सकते हैं। साथ ही अपना जो आपने एक चैप्टर पढ़ लिया वो चैप्टर आपने कितना अच्छे से तैयारी किया, ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अब हम कल दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही हमारा भी लाइक कमेंट करके उत्साह बढ़ा सकते हैं, ताकि और अच्छे से बनाने का प्रयास करूं, ठीक है, और अच्छे से आपको समझाने का और बेहतर तरीके से कंटेंट बनाने का भी प्रयास करूं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगला पार्ट हम लोग देखेंगे, दूसरा पार्ट। तब तक के लिए जय हिंद।